Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को आज सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Coal Ministry says sufficient coal stocks are available with coal companies in the country. Global crude oil prices rise for the fifth straight week this week. And on Wall Street, the Dow Jones declined 2.8% on gloomy quarterly results and biggest surge in inflation since 2005. कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध है। इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में लगातार 5वें सप्ताह हुई वृद्धि और वॉल स्ट्रीट में निराशाजनक तिमाही परिणामों और वर्ष 2005 के बाद मुद्रास्फीति में सबसे तीव्र उछाल के चलते डाउ जोन्स सूचकांक में आई 2.8% की भारी गिरावट। लेते हैं आज की पहली खबर। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड में 56.7 मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोयलरीज के पास 4.3 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। अन्य कोयला खंडों में भी 2.3 मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है। सरकार ने ताप बिजली घरों की कोयले की मांग पूरी करने के लिए देश भर में कोयले की आवाजाही को प्राथमिकता देते हुए अनेक यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। यात्री ट्रेन उन्हीं मार्गों पर रद्द की गई हैं जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं चलती या कम व्यस्त मार्गों पर चलती थीं। कोयला मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस महीने 27.2% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कोयले की ढुलाई में 5.8% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि रेलवे के गोदामों और बंदरगाहों में लगभग 4.7 मीट्रिक टन कोयला ताप बिजली घरों को तुरंत भेजे जाने के लिए तैयार है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय और राज्य स्तरीय ताप बिजली उत्पादक कंपनियों को 5.75 मीट्रिक टन कोयला देने की पेशकश की है और इसमें से उत्पादन कंपनियां 5.3 मीट्रिक टन कोयले की बुकिंग कर चुकी हैं। We have our first caller online with us from Delhi, Raza Hussain. We welcome you, Raza. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. Please go ahead and ask your question. Yes. Good evening, Sharad sir. Good evening, Raza bhai. I have a question that India started 4-5 years back, Make in India program. Yeah. We want to know that what efforts that government has made and if whether the companies are not coming, because I was very excited when I heard about this program.
India has very great manpower base and even other resources also. Even that Make in India program can lift us, whole country. Yeah. Raza, we've got your question. Sharad ji. Raza bhai, I would advise you to not let your excitement subside, because Make in India program is very much on track. See, sometimes some of the programs which are of a very large scale and which has got very widespread implications, they take slight amount of time to, get into the skin. So this is one of those programs. In fact, you were talking of there haven't been any efforts made, and I would like to bring to your notice that the production-linked incentive, the PLI scheme, is the biggest effort to my mind in giving incentives to, the manufacturing units to come and make in India. It has been seen in automobile sector, we've seen in textile sector, we've seen in so many sectors, and we have seen labor reforms. If you've seen the labor reforms coming through, you've seen the land reforms coming through. You've seen so many other ease of doing business, India being promoted on ease of doing business. So I think, you should appreciate the fact, Azhar, that for a company or a group to uproot itself, for example, let's say it's got a manufacturing base in China for the last 25 years. Now, as they say, Rome wasn't built in a day. So you cannot uproot yourself, in 2 months or 3 months and suddenly decide to move. Today, you find mobile phones being manufactured in India, some of the best cars being assembled and built in India, some of the finest electronic products, and forget about everything. We've got space and defense. Look at the progress we made in Make in India. So therefore, the level of perfection, Raza bhai, I agree with you. The level of perfection may not have been reached, but we are perfectly on track, Raza bhai. I can tell you with conviction. And Sharad, also UAE and Australia, we had so many contracts with them, Oh yes, we have. If I talk in my college language, we are going places as far as manufacturing is concerned. And in the next few years, Raza bhai, you would see that India is going to become the next factory of the world. I can tell you with full confidence. In fact, Sharad ji, एक और सूचक है जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो $418 बिलियन रही पिछले वित्त वर्ष में. सो वो भी बिल्कुल बहुत. अगर सोनू, शुक्रिया. पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचक है और राजेश को भी शुक्रिया, आपने याद दिलाया. और अगर मैं इस पे पूरा तरह से खुल जाऊं और मैं अपनी तरीके से इसका व्याख्यान करूं आपके दोनों पॉइंट्स को लेते हुए, तो मुझे लगता है बाकी का आधा घंटा आप बाकी कॉल्स मत लीजिए और मैं खाली मेक इन इंडिया पर ही बोलना मुझे बहुत अच्छा लगेगा. परंतु ऐसा हो नहीं सकता, ना ऐसा करना चाहिए. पर रजा भाई के लिए हमने एक उम्मीद की किरण जगा दी है. और अब चलते हैं अमृतसर, जहां से प्रेम सागर हैं हमारे अगले श्रोता जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं. आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. हेलो जी, प्रेम सागर जी, सवाल पूछिए. नमस्कार जी. नमस्कार जी. बहुत अच्छे है. एक तरफ तो बिजली का संकट सारे देश में है जी, और कोयले की बात हो रही है जी. तो दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में, जैसे हमारे पंजाब में, ये बिजली फ्री देने की बात हो रही है. ये कैसे चलेगा? देखिए प्रेम सागर जी, बहुत अच्छा पूछा है और इस बात को लेके काफी विचार विमर्श, वाद विवाद भी हुआ है कि जो राज्य सरकारें फ्री चीजों का वितरण करती हैं तो क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं. जी हाँ, ये पंजाब की जो राज्य सरकार है उसके लिए एक गहन चिंतन की बात है कि जहां एक तरफ कोयले का संकट है और बिजली की आपूर्ति में कठिनाई आ रही है और गर्मी बेइंतहा पड़ रही है. आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है. आप देखिए, जो सरकार वहां पर आई है, हम यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं करते, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लेते हैं. जो भी सरकार वहां पर आई है प्रेम सागर जी, उसके लिए बहुत आपने एक ऐसा मुद्दा सोचने के लिए दे दिया है जो कि उनको वाकई काफी इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और देखते हैं वो कैसा पूरा करते हैं. पर हम उम्मीद तो ये कर रहे हैं प्रेम सागर जी कि ये जो समस्या आई हुई है कोयले की, इसका जल्दी समाधान हो जाए, क्योंकि गर्मी अभी थमने का नाम नहीं ले रही और बिजली की आपूर्ति दिन ब दिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और कुछ राज्यों में आपने ठीक कहा कोयले की वाकई में समस्या है. जी. From Khajuraho, we are joined in by Jitendra. We welcome you, Jitendra. जी नमस्ते. और शरद कोहली सर को भी नमस्ते. नमस्ते जी. सर, 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर करेंसी, कमोडिटी और इक्विटी का कितना परसेंट होना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए क्या बैकग्राउंड इकोनॉमी या मैनेजमेंट होना कंपलसरी है सर? थैंक यू. कल पूछे जितेंद्र जी, आपने दोनों ही बहुत जनरल सवाल हैं और मैं ऐसे मानता हूँ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि लगभग सभी श्रोताओं के लिए काम के होते हैं. तो आपके एक जवाब से, जी हाँ, ट्रेडिंग, कमोडिटी, करेंसी. देखिए जितेंद्र भाई, इसमें
आप जरूरी नहीं कि जो स्टॉक की ट्रेडिंग करे उसके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, उसको करेंसी ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत टेक्निकल होती हैं। आपको शेयर ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम निरंतर चर्चा करते रहते हैं। अब अगर कमोडिटी पे जाए, मैं आपको कहूं कि जीरा क्या भाव है, सिल्वर क्या भाव है, गुड़ क्या भाव है, तो उसकी जो मार्केट की जो एनालिसिस होती है प्रत्येक आइटम की, आपको विश्वास नहीं होगा मैं अगर बताऊं कि हर आइटम का कमोडिटी मार्केट में एक एक विशेषज्ञ है। तो आज सोचिए आप अगर कमोडिटी ट्रेडिंग करें सभी आइटम्स की, लेड की करने लगे या मेटल्स में खाली चले जाएं या आप ये जो खाद्य पदार्थ है इनमें चले जाएं, और करेंसी तो उससे भी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि करेंसी में आपको इंटरनेशनल लेवल पे जानकारी होनी चाहिए। येन कहाँ जा रहा है, यूरो कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, युआन कहाँ जा रहा है। तो इसलिए ये तीनों जरूरी नहीं है जितेंद्र जी कि आपको तीनों की तीनों करनी चाहिए। अगर आप महारत हासिल करें एक में भी तो आपके जो फाइनेंशियल लक्ष्य हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, वो पूरे हो सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि क्या इसके लिए ऐसी कोई विद्या हासिल होनी चाहिए कि मैनेजमेंट की या इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की? हाँ, अगर हो तो अच्छा है, क्योंकि इस क्षेत्र में जितना भी ज्ञान है उसके बैकड्रॉप में, उसके परिपेक्ष में ये सब चीजें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु बहुत जरूरी है जितेंद्र जी, मैं ऐसे बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल लोगों को जानता हूं जिन्होंने IIT वगैरह से और जगह से अपनी विद्या हासिल करी है, परंतु उनकी स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। मैं तो ये मानता हूं जितेंद्र जी, आदमी अगर ठान ले तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, एक फिल्म का गाना है, बस इसी में आपका उत्तर आ जाता है। बाकी हाँ, अगर आपके पास ये नॉलेज हो तो आपके लिए जरूर ये रास्ता आसान हो जाता है। जी, चलते हैं अगले कॉलर की ओर। कोलकाता से रतन है हमारे साथ, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर, ये रतन मिश्रा कोलकाता से बोल रहा हूँ। सर, एक ये है, ये तेल और कोल में जैसा हाल हो रहा है, हमारा बहुत पुराना ये स्टॉक है अभी, तो उसी में अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए सर? सोनू, क्या ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं? मैं बीच के कुछ शब्द मेरे पूरे पकड़ में नहीं आए। जो मुझे समझ में आया वो कह रहे हैं कि क्या पुराना स्टॉक या इन्वेंट्री उस पर डिपेंड किया जा सकता है, अभी जो तेल और कोल के प्राइसेस हाई है? जी हाँ, बिल्कुल रतन मित्र जी, बिल्कुल पुराना स्टॉक रखा इसीलिए जाता है, अंग्रेजी में कहावत होती है रेनी डे। तो जब मुसीबत का समय आता है, आप घर में भी कुछ सामान ऐसा रखते हैं, कुछ धन भी ऐसा रखा जाता है कि कल को जब हमारे पर मुसीबत पड़ेगी तो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो अगर ऐसी नौबत आती है रतन मित्र जी कि बिल्कुल ही कोल का ऐसा संकट आ जाता है या ऐसा उसकी आपूर्ति में कमी आ जाती है कि हमें जो अपने रिजर्व्स हैं, अब रिजर्व तो आप ऑयल के रिजर्व्स हम निरंतर चर्चा करते हैं, अमेरिका के पास ऑयल रिजर्व, उनको हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। हर देश अपने पास रेनी डे के लिए, मुसीबत के लिए कुछ रिजर्व रखता है, जिसका प्रयोग ऐसी परिस्थिति में करा जाता है जब उसकी वाकई में बहुत ज्यादा सख्त जरूरत हो, तो बिल्कुल उसका प्रयोग करा जाएगा। पर ऐसी हम उम्मीद क्यों करें रतन मित्र जी, हम तो ये कहेंगे कि उसको प्रयोग करने की नौबत ही ना आए। और आपूर्ति, आपने आज की अभी खबर भी सुनी होगी इसी कार्यक्रम में कि पर्याप्त उसकी कोल की मात्रा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ एक राज्यों में कुछ कारणों से जो है वो अभी समस्या आ रही है, पर मैं मानता हूं कि इसके ऊपर समाधान इसका पा लिया जाए। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से अनिल हमारे साथ। अनिल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे। हेलो जी अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। जी, सवाल पूछिए। एक तो मैं अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कोहली साहब बड़े इच्छा से बहुत लोगों से बात हो, बड़ा अच्छा लगता है। सोनू, मुझे इनकी आवाज नहीं आ पा रही। अनिल जी, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, क्या आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं या अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर सकते हैं? रिपीटिंग द क्वेश्चन। जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि काफी युगों से इच्छा थी, रेगिस्तान में ठंडे जल की तरह, धारा की तरह है इनकी आवाज, कोहली साहब की आवाज। और राजेश जी और आपको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। पहले थैंक यू जी। सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, जो कंसेप्ट है, और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जैसे जी, इनका यानी आम जन के लिए क्या उपयोग, क्या महत्व है, आम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस जो है, और एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस कर्व जो है वो राइट की तरफ आती है, कम्स डाउन टू राइट ऐसे कहते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व नाम क्या है, डिमांड के साथ कैसे इसका लिंक है, इस पर आम व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। सोनू, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आवाज एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इसका प्रयोग करते हैं।
जब आप किसी चीज की आपूर्ति या किसी चीज का प्रयोग किसी अन्य वस्तु से या किसी अन्य सेक्टर से या किसी अन्य क्षेत्र से कराते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं, या एक टेक्नोलॉजी का स्थान दूसरी टेक्नोलॉजी ले लेती है, तब भी हम सब्स्टिट्यूशन एक बहुत वाइड टर्म है जब इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे मान लीजिए हम सड़कें बनाते हैं, अब सड़कें बनाने का मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मतलब आप जब 1 रुपया कहते हैं सड़क पे खर्च किया जाता है तो उसका 8 गुना रिजल्ट मिलता है, 8 रुपए रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गया आपके दोनों इफेक्ट्स की बात। उसके बाद राजेश इन्होंने कुछ और भी पूछा था, वो क्लियर नहीं है हमको भी। सॉरी मुझे लग रहा है अनिल जी, अगली बार आप अपने फोन को अपने मुख के आगे रखें, मुझे लग रहा है फोन आपसे दूर है, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, और हमें इंतजार रहेगा आपके अगले कार्यक्रम में। आप शुरू में कुछ सौभाग्य की बात कर रहे थे, वो मुझे समझ में आ रही थी, ये ना समझे कि काम की बात आपने सुन ली। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमसे जुड़े। We'll be taking a short commercial break at this point of time and be back with you very soon. Mr. Saluja, please stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जीएस सलूजा दिल्ली से। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Good evening to Sharad ji and the entire market. Good evening, sir. Good evening. My question pertains to the Russia-Ukraine war, which is affecting the economy of the entire world. In fact, I can even say that the world is sitting on the brink of disaster, and the way US is steadily supplying arms to Ukraine, one find it can even go to nuclear or even more than that. So, what are your views, Sharad ji? Thank you. This is an economic platform, Mr. Saluja. We normally do not speak about hardcore geopolitical issues. बट इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये आप बताएं। Economic implications, so Mr. Saluja has himself indicated, and you are absolutely spot on that, we are suffering, undoubtedly we are suffering, the whole world is suffering. We are seeing that the main reason for suffering is the inflation. In America, the inflation is 8.5%. India is seeing close to 7%. Europe is seeing 7% and more than 7%. I think this is unprecedented. So whereas the war is happening in a small territory of Europe or bordering Europe, the impact or the ripples are being felt, Mr. Saluja, across the world. So yes, you are right. If this problem escalates, if this problem aggravates, and if this problem procrastinates, if it just drags on, we can see some more economic impact, which will not be very friendly, of course. So you are absolutely right, sir. Let us pray between the two of us and Rajesh and Sonu and the rest of the shrotas that this does not happen. Joining us now from Delhi is Satish. We welcome you, Satish. Please ask your question, Satish. सतीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सतीश जी, अपना सवाल पूछे। हाँ सर, माय क्वेश्चन कोहली साहब, नमस्कार पूरी टीम को। नेक्स्ट 5 इयर्स में स्टॉक मार्केट और लैंड मार्केट और ये हमारा दिल्ली का डीडीए का लैंड फंडिंग पॉलिसी का क्या फ्यूचर है, ये क्वेश्चन है। थैंक यू सर। देखिए सतीश जी, 5 साल एक बहुत अच्छी अवधि है जब हम हमेशा यहाँ होगा। हम लॉन्ग टर्म शब्द का अक्सर प्रयोग करते हैं, लंबी अवधि की बात करते हैं, तो 5 साल मुझे लगता है एक बहुत अच्छा लंबी अवधि का पीरियड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़ने के लिए। जिन लोगों में 5 साल की पेशेंस है और वो वाकई रख सकते हैं, तो आप अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनका चयन करें, किसी सलाहकार से, जानकार से मदद लेके उनमें आप अपना निवेश करें, थोड़ा थोड़ा करके। जब मार्केट करेक्शन में जाए, नीचे जाए, उसको आप खरीदिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको, दूसरा आपने लैंड का पूछा, देखिए लैंड तो हमने देखा है टिपिकली हम किसी एक विशेष एरिया की या विशेष म्युनिसिपल अथॉरिटी का जिक्र नहीं करते, पर हमने देखा है कि लैंड का जो प्राइस है वो, क्योंकि लैंड बहुत लिमिटेड सप्लाई में है, लैंड अनलिमिटेड नहीं है, तो लंबी अवधि में सतीश जी लैंड भी एक बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं बन के निकलता है। हाँ, बीच बीच में फेसेस आते हैं। हमने देखा पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत टफ टाइम से वो गुजरा, मुश्किल हालात से गुजरा।
अब रियल एस्टेट में धीरे धीरे फिर एक टर्न अराउंड टाइम हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, एक इकोनॉमिक में कॉन्सेप्ट होता है सिट्रस पेरिबल्स, मतलब अगर बाकी चीजें सब कांस्टेंट रहती हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि लैंड प्राइसेस भी आपको लैंड में किया हुआ निवेश आपको अच्छा रिटर्न लंबी अवधि में देता हुआ दिखेगा। जी। Before we take our next caller, let's tell you that the global crude oil prices rose for the 5th straight week. So the more active second-month Brent crude futures contract ended the week at $107.14 a barrel, rising 1.3% for the week. U.S. crude oil futures closed the week at $104.69 a barrel, shooting up 4.4% for the week. नवनीत है दिल्ली से हमारे साथ, आपका स्वागत है। सवाल पूछे। हेलो जी नवनीत जी, सवाल पूछे। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक पीपल मे नॉट नो अबाउट इट, बट व्हेन वी बाय अ शेयर जी एंड आई बाय इट फ्रॉम द मार्केट, समवन इज सेलिंग इन द मार्केट, हाउ डज इट अफेक्ट द कंपनी फ्रॉम ऑफ whose share I'm buying or whose share someone is selling? Does it kind of reflect in their profit loss somewhere in the system? What does the company gets out of it? Yeah, we get your question. When the shares are listed on a stock exchange, so you're right, when a buyer buys, the seller releases the share. See, the company is primarily, first of all, not impacted. So my first reaction is that it doesn't affect the company. Now, your second part of the question was that does company record it somewhere, balance sheet, profit and loss? The fact of the matter is that company has got a registrar, and under the Companies Act 2013, the company is supposed to maintain a register of its shareholders, which is maintained by the company secretary or the secretarial agent, whosoever the company has appointed. So they maintain full record of who owns how many shares. So it automatically gets updated in their records. So and then when the shareholders' annual general meeting is held, the notices and the intimations are sent to the new shareholders. That is why we have something called record date, up to which the shares change hand in case there's a dividend or there's a bonus share. So I hope I have answered your question that it primarily doesn't affect the company. Companies function, they have their operations miles and miles away, whereas the stock exchanges is in a virtual world now. It really doesn't matter. Yes, when there is a major chunk of shares being sold, then companies do get impacted because there is a sudden change in the hands of shareholders, and if that percentage is very large, then of course the management of the company or the overall operation of the company decision making can get impacted, but that is only in very exceptional circumstances. Navneet. Prakash from Delhi joins us now. Prakash, we welcome you. नमस्ते मार्केट, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ रोहिणी दिल्ली से जी। सर मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। और कोहली साहब को नमस्कार। नमस्कार सर मेरा सवाल आईपीओ के बारे में है जी। जैसे आईपीओ पहले जमाने में होता था कि रोड पे पेपर मिलते थे, हम चेक भर के बैंक में देते थे, फिर हमें अलॉटमेंट होती थी जी। आजकल के अलॉटमेंट के लिए जब भी कोई मेगा आईपीओ जैसे निकलेगा तो क्या नेट बैंकिंग होना जरूरी है क्या? कि बिना नेट बैंकिंग के कोई आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकता? और डीमेट तो जरूरी है, ये मुझे पता है, तो मेरे को कैसे अप्लाई करें उसमें? जी हाँ प्रकाश, तो पुरानी और नई पिक्चर सामने रख दी और आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो जमाना भी एक था जब सड़कों पर फॉर्म्स होते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिल्ली में आप दिल्ली के हैं तो दरियागंज वगैरह में सड़कों पर फॉर्म पड़े होते थे, काउंटर्स बने होते थे। बिल्कुल आपको डीमैट, आजकल की बात करें, डीमैट अकाउंट जरूरी है। आपकी पेमेंट डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए, जरूरी नहीं नेट बैंकिंग से हो, और भी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। परंतु हाँ, बिना डीमैट अकाउंट के वो शेयर जब आपको अलॉट होंगे तो आपके अकाउंट में नहीं आ पाएंगे बिना डीमैट अकाउंट के, और बिना डिजिटल माध्यम के पेमेंट डेबिट जब जितने भी आपको शेयर्स अलॉट हुए तो वो जब आपको अलॉटमेंट होगी तो उतने शेयर्स आपको डालने, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो जब तक नहीं हो पाएगी जब तक आपके पास डिजिटल पेमेंट की किसी बैंक के थ्रू सुविधा उपलब्ध नहीं जी। We move on to our last headline story. On Wall Street, key indices slid yesterday to its deepest daily losses since 2020 as Amazon slumped following a gloomy quarterly report and as the biggest surge in monthly inflation since 2005 spooked the investors already worried about the rising interest rates.
Downbeat results and worries about aggressive monetary policy tightening by the Federal Reserve have hammered mega-cap technology and growth stocks this month. Meanwhile, the Fed is set to meet next week, with traders betting on a 50 basis point rate hike to combat surging inflation. So the Dow Jones Industrial Average declined 2.8% to 32,977. The S&P 500 declined 3.6% to end the session at 4,132, and the Nasdaq declined 4.2% to 12,335. और अब चलते हैं भोपाल, जहां से शंकर है हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछे। कोहली जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये अब मुझे थोड़ा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बताइए, हमारा मार्केट कैसे होगा? यूएस मार्केट फ्लैट रेट बढ़ रहे हैं तो हमारा एफआई कैपिटल फ्लाइट हो रही है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत पैसे डाल रहे हैं, और ऑयल जो है वो यूरोप जो है वो अदर देन रशिया पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो ऑयल प्राइसेस तो कम नहीं होने वाले। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में हमारा स्टॉक मार्केट अगले 2-3 साल के लिए कैसा रहेगा? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या बने रहे? क्योंकि अगर लंबा व्यू है 3 से 5 साल का, तो क्या हो? समझ गए शरद जी। हाँ शंकर, अगर बाद में बात कही वहीं से शुरू करता हूं। अगर आपका लंबा व्यू है 3 से 5 साल का, तो आप जब करेक्शन आए उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। परंतु अगर हम इसको 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने और छोटे परिप्रेक्ष्य में ले, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी जारी रहने की उम्मीद बनाई जा रही है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, हम दोपहर में भी यही बात कर रहे थे, फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाने की बात कर रहा है और डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर लगातार बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड 3 के आसपास पहुंच रहे हैं, क्रूड ऑयल की आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, बहुत वॉलेटाइल है। इन्फ्लेशन देखिए आप, मैंने ये 5 फैक्टर्स आपको बताया, इन्फ्लेशन इस समय अनप्रेसिडेंटेड 40 साल से ऊंचाई पर है। तो ये सब फैक्टर्स, और अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध संकट भी बना हुआ है, तो ये 5-6 फैक्टर्स ऐसे हैं शंकर जी, जो कि मार्केट के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो इसमें कभी कभी कुछ राहत की खबर आ जाती है तो मार्केट बुल रन की कोशिश करता है, उठता है, पर क्योंकि 5-6 इतने ज्यादा ये फैक्टर्स हैं कि इसमें से कोई ना कोई फैक्टर हावी होकर फिर उसको नीचे ले आता है। तो मुझे लग रहा है छोटे अवधि में तो ये अभी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। तो आप जब करेक्शन आए 3 से 5 साल के लिए आप लेना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक्स का चयन करें और उन पर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स होने चाहिए। किसी सलाहकार की मदद लें, आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं करें, और 3 से 5 साल के लिए उनको लेके रखें और प्रॉमिसिंग सेक्टर्स उठाएं, डिफेंस है, फार्मा है, आईटी है, ऐसे सेक्टर्स में आप अट्रैक्टिव स्टॉक्स को उठा सकते हैं। जी, अभय है कोलकाता से हमारे साथ। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। अभय जी, जल्दी से अपना सवाल पूछें। अच्छा ठीक है मैडम, मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद में नहीं होगा मैं मंडे ट्राई करूंगा। जी अभय जी, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। मंडे को जरूर फोन करें। Sharad, very quickly, Fed is saying, and in fact the traders are saying 50 basis point rate hike could happen. What can this mean for us? Well, I feel, Rajesh, there are 2 aspects of what it could mean. One is, of course, the effect on stock markets. I personally feel that the market was already aware of this 50 basis points. Been a few weeks, since we know this. So therefore, market should have ideally discounted this by now. As far as the other impact, the fiscal impact is concerned, well, obviously this could set a torchbearer kind of a role for America, to set the interest rate hikes in India also, because in India also inflation is not very friendly at this point of time. However, this inflation is cost push inflation. Normally rate hikes, they help in demand pull inflation, whereas this is on the other side. So therefore, let's see what happens. Fingers crossed, and we could see some reverse repo. शरद जी, समय समाप्त हो रहा है। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you for being with us. And before we close the headlines, once again, Coal Ministry says sufficient coal stocks are available with coal companies in the country. Global crude oil prices rise for the 5th straight week, and on Wall Street, the Dow Jones declined 2.8% on gloomy quarterly results and biggest surge in inflation since 2005. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar.